करेंगे गुजरात इलेक्शन अपडेट के साथ। गुजरात में विधानसभा चुनाव का मतदान 2 फेज में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार गुजरात में करीब 3.25 लाख नए मतदाता होंगे। राज्य में 51,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से आधे बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। 1274 बूथों का मैनेजमेंट पूरी तरह महिलाओं के हाथ में होगा, जबकि 33 पोलिंग स्टेशन पर सबसे युवा पोलिंग स्टाफ की तैनाती होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल भी पूछा गया कि गुजरात और हिमाचल के चुनावों का ऐलान एक साथ क्यों नहीं किया गया। इस पर चुनाव आयुक्त ने कहा कि गुजरात चुनाव का ऐलान नियमों के मुताबिक किया गया है। अनाउंसमेंट जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में है, उससे 110 दिन पहले है। फ्रॉम काउंटिंग 72 डेज गैप बिटवीन अनाउंसमेंट, दिस इज ऑन 8th of December एंड दी 18th of February, स्टिल देयर इज ए 72 डेज गैप। और गुजरात विधानसभा के चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। सभी पार्टियां तैयारी में लग चुकी हैं। गांधीनगर में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है, जिसमें अमित शाह भी मौजूद हैं। हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या तैयारियां चल रही हैं। तो केतन, बताइए क्या अपडेट है वहां से, क्या तैयारियां हैं और बीजेपी की रणनीति इस बार क्या रहने वाली है? देखिए, इस वक्त हम गुजरात भाजपा के मुख्यालय कमलम गांधीनगर में मौजूद है। यहाँ पर पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री समेत 17 सदस्यों की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जारी है। आज 14 जिले के 47 कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। हर सीट पर 3 कैंडिडेट्स को है वो स्क्रूटिनी करके नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखा जाएगा। लगातार 3 दिन ये बैठक चलेगी और पिछले 2.5 दशक से गुजरात के अंदर भाजपा का शासन है। थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी हर चुनाव में आती है, लेकिन इस बार बीजेपी का प्लस पॉइंट ये रहने वाला है कि क्योंकि तीसरा पक्ष आम आदमी पार्टी के रूप में गुजरात में उभरा है, तो शायद एंटी इनकम्बेंसी अगर लागू भी होती है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को इसलिए हो सकता है क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है कांग्रेस में शिफ्ट होने से बदले शायद आप में भी जाए। इस तरह का एक जानकारों की एक चर्चा चल रही है। हर चुनाव में बीजेपी है वो छोटे छोटे पॉइंट को मद्देनजर प्लानिंग करती है। मोरबी का हादसा भी है, लेकिन वहाँ पर भी एक टीम उतारी गई है और जो हमें सूत्रों ने बताया है उसके मुताबिक हर जिले में केंद्र के जो नेता है उनको एक एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है और अभी से उनका पूरा का पूरा असेसमेंट चल रहा है। अमित शाह की छवि एक चाणक्य की है, रणनीतिकार की है। तो गुजरात में अभी जो ये लोग बता रहे हैं कि हम 150 से ज़्यादा सीटें लेना चाहते हैं और हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो 111 सीट बीजेपी की है, 63 सीट कांग्रेस की है और बाकी निर्दलीय की। तो ये आंकड़ा 111 से 150 पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत चल रही है और हम कह सकते हैं कि ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जी, शुक्रिया आपका केतन, डिटेल्स के लिए। तो गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय में मीटिंग है और रणनीति बनना शुरू भी हो चुकी है। लेकिन वहीं आज 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से कई सीटों पर रीजनल पार्टियों से बीजेपी का सीधा मुकाबला है। आज मुंबई के अंधेरीज, तेलंगाना की मुनुगोडे, बिहार के गोपालगंज और मुकामा, हरियाणा के आदमपुर, यूपी के गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा के धामनगर में वोट डाले जा रहे हैं। अभी तक सभी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं और इन सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती रविवार 6 नवंबर को की जाएगी। और अब बात दिल्ली पॉल्यूशन की। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों को खुले में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आज दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 431 पर पहुंच गया था और इसे खतरनाक स्तर माना जाता है। दिल्ली के आसपास के हालात तो और भी खराब हैं। ज्यादा अपडेट के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, क्या अपडेट दिल्ली के प्रदूषण की और आगे के लिए क्या संकेत दिख रहे हैं?
जी दीपाली, जो आखिरी बार हमारी बात हुई थी तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 431 था, लेकिन अभी वो और ज़्यादा ख़राब हो चुका है, 446 पे पहुंच चुका है, जो 3 बजे तक का जो डाटा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आया है। और 446 मतलब 4 अंक सिर्फ कम है 450 से। 450 के बाद सीवियर प्लस कैटेगरी मानी जाती है, जो कि बहुत खतरनाक है। और 450 के पार होते ही ऑटोमेटिकली जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है सरकार का, वो लागू हो जाता है। इसमें कई सारे चीज़ें उसमें लागू होगी। तो कल जो ऑलरेडी फोरकास्ट है वो ये है कि और थोड़ा बिगड़ने के आसार है, 450 को पार करने की लगभग संभावना है, और अभी ऑलरेडी लगभग 450 के काफ़ी करीब आ चुका है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल का दिन और ज़्यादा ख़राब होने वाला है। और अभी कई सारे स्कूलों ने तो कई सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, वो तो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। कुछ ऑफिसेज़ ने वर्क फ्रॉम होम की बात कही है। दिल्ली सरकार ने भी अपील की है जो कंपनीज़ हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम दे। लेकिन कल से अगर चीज़ें और ख़राब होती हैं तो फिर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का जो चौथा स्टेज है वो लागू हो जाएगा। हो सकता है कि जो BS 3-4 की गाड़ियां चल रही हैं दिल्ली में, उस पर भी रोक लग जाए, सिर्फ BS 6 की गाड़ियां चली जाए। कुछ ऑफिस की जो टाइमिंग है वो कम कर दी जाए, हो सकता है उसकी रिस्ट्रिक्शन कर दी जाए। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि कल की हवा किस तरीके से होती है। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी राहत ज़रूर है, उसके बाद लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन कुल मिला के जो कारण है 32% इस पॉल्यूशन का कारण, जो धुंध पूरे दिन छाई हुई है, वो पराली है। और पंजाब में जो पराली पिछले साल हुई थी, जो भूपेंद्र यादव हैं उन्होंने कहा है, जो पर्यावरण मंत्री है, उनका कहना है कि पंजाब में पिछले साल के मुकाबले 19% ज़्यादा पराली जलाई जा रही है। तो ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है कि सबसे बड़ा इशू क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में और भाजपा कह रही है कि वहाँ पे पराली जलाने पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, और वो एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। और कल के बाद अगर स्थिति और बिगड़ती है तो ये आसार और ये जो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है पॉल्यूशन को लेके, वो और जारी रह सकती है। शुक्रिया रोहन, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो दिल्ली के प्रदूषण को लेकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो हो ही रही हैं और बीजेपी और आप के बीच में जुबानी जंग भी जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर सकती तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्र सरकार को, बीजेपी को किसानों से इतनी नफरत क्यों है? उसी नफरत का कारण है कि आज इतना धुआं चारों तरफ हो रहा है। हमें किसानों को समाधान देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है हम कर रहे हैं। हम अपने स्तर के ऊपर एयर डस्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर कंस्ट्रक्शन रोक रहे हैं। ग्रैप 1 लागू कर दिया, ग्रैप 2 लागू कर दिया, ग्रैप 3 लागू कर दिया। पंजाब सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है कर रही है। केंद्र सरकार से आप लोग भी प्रश्न पूछिए। अगर केंद्र सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, इस्तीफा दे दे, हम करके दिखा देंगे। और बीजेपी ने भी केजरीवाल पर खुलकर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं अपने चरम पर हैं, लेकिन आप केंद्र को जिम्मेदार ठहराई है। दिल्ली एक गैस चेंबर बन चुकी है। दिल्ली में एक हेल्थ इमरजेंसी अब शुरू हो चुकी है। हमारी जिंदगी, हमारी सांसें ये लेना मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है। NCPCR की नोटिस भी चली गई है, परंतु केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सरकार केवल प्रदूषित पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पोल्यूटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं और दोषारोपण दूसरों पर कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और पर फोड़ रहे हैं। और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर क्यों मचा है घमासान? बढ़ते पॉल्यूशन के लिए आखिरकार कौन है जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात मार्केट अपडेट की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स 70 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी भी 30 पॉइंट गिरा, 18,000 के ऊपर हालांकि बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी हमने आते हुए देखी। लेकिन क्या रही आज की हाइलाइट्स, जान लेते हैं सुमित से। तो सुमित, पहले तो बताइए क्या हुआ आज मार्केट में? देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था। एक गैप डाउन शुरू